Hello and welcome back to your and my channel, Talk in English with Shilpi. So many of you have suggested कि मैम मैकबेथ को आप बाइलिंगुअल क्यों नहीं पढ़ाती हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्लास में भी उनके टीचर्स इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें कई चीज़ें समझ में नहीं आती। शायद हिंदी में उन्हें बेटर समझ में आए और आंसर्स लिखने में आसानी हो। तो चलिए ठीक है, हम मैकबेथ को बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके। और एक्ट 1 सीन 1 एंड सीन 2 मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ा दिया है, सिंपल है इंग्लिश। लेकिन आज मैं आपको मैकबेथ शुरू से बताती हूँ, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती हूँ और समरी बताती हूँ एक्ट 1 सीन 1 एंड सीन 2 की। ठीक है, और इम्पोर्टेंट स्पीचेस क्या है उसमें वो बताते हैं, फिर हम सीन 3 पे आएंगे। ऑलराइट, तो इसको एक तरीके से आप रिविजन ही समझ लीजिए, मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1 सीन 2 का। तो चलिए पहले मैं मैकबेथ के कैरेक्टर्स को आपको समझा दूं। तो जो मैकबेथ में कैरेक्टर्स है, पहले तो मैकबेथ खुद है। मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस है, वो किंग डंकन की आर्मी में जनरल है। और राइट, और बहुत ही ब्रेव सोल्जर भी है। तो और साथ में वो डंकन का कजिन भी है। ठीक है, तो ये है मैकबेथ। ये ट्रैजिक हीरो है इस प्ले का, बिकॉज ये प्ले ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी प्ले तब होता है जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है प्ले का, अगर वो एंड में मर जाता है या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो ट्रैजिक प्ले हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि एंड में मैकबेथ, he passes away, not passes away, he's killed. All right, so therefore it's a tragic play, he's a tragic hero. मैकबेथ के दूसरा जो है वो है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की पत्नी है। हाँ जी। तो अब इसकी पत्नी का क्या रोल है, बहुत ही बड़ा रोल है इसकी पत्नी का, क्योंकि वही है जो एक्चुअली मैकबेथ को इंस्टिगेट करती है और मर्डर के लिए इंस्टिगेट करती है, किंग डंकन को मारने के लिए। और बाकी भी जितनी इवल प्लॉटिंग होती है उसमें लेडी मैकबेथ का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो लेडी मैकबेथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो सिंबलाइज करती है एम्बिशन को। कि कैसे एक एम्बिशन, अगर इंसान बहुत एम्बिशियस हो जाता है तो एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो कैसे गलत रास्ते पे चलता है। और बाद में ये लेडी मैकबेथ भी मर जाती है, शायद सुसाइड कमिट करती है। ऐसा मतलब स्पेसिफाई नहीं किया शेक्सपियर ने एंड में कि वो कैसे डेथ होती है उसकी, लेकिन शायद वो गिल्ट में मर जाती है, क्योंकि उसने इतने मर्डर्स प्लान किए होते हैं तो उसको लगता है कि उसके हाथ पे हमेशा खून है। देयर इज अ वेरी फेमस डायलॉग स्पीच आल्सो फ्रॉम हियर, ऑल द परफ्यूम्स अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो वो गिल्ट होता है उसके अंदर और उसको ऐसा लगता है कि वो हमेशा खून खून उसके चारों तरफ है, और एंड में वो पागल होके मर जाती है। ठीक है, तो ये है मैकबेथ और उनकी वाइफ लेडी मैकबेथ। अब आते हैं हम तीसरे कैरेक्टर पे जो है कि बैंको। तो अब बैंको की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली चीज, बैंको भी जनरल है आर्मी में, ब्रेव है। बैंको मैकबेथ का बहुत अच्छा दोस्त है। और साथ में जब विचेस प्रोफेसी करती है, मतलब चुड़ैलें प्रोफेसी करती है, तो मैकबेथ के साथ वो बैंको के लिए भी प्रोफेसी करती है। ठीक है, तो मैकबेथ को ऐसा लगता है कि बैंको उसके रास्ते का कांटा है, तो वो बैंको को भी स्लॉटर यानी कि मरवा देता है। अब आते हैं जनाब किंग डंकन। अब ये कौन है? जैसा कि नाम है, डंकन किंग है। तो जी हाँ, किंग डंकन है। इनकी दो औलादे हैं, दो बेटे हैं, डनब्लेन एंड मैल्कम। तो बाय डिफॉल्ट अगर डंकन की डेथ होती है तो मैल्कम ही राजा बनेंगे, ऐसा ऑब्वियसली है, हिस्ट्री में ऐसा ही होता है। तो मैकबेथ जो है वो डंकन को किल कर देता है और उनकी जगह पे राजा बन जाता है। आगे हम ये सीन में पढ़ेंगे। और किंग डंकन जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं बिकॉज वो मैकबेथ को बहुत मानते हैं, मैकबेथ पे बहुत विश्वास करते हैं। और इतना विश्वास करते हैं कि जब मैकबेथ बैटल से लौट के आता है तो वो उसके घर कहते हैं कि भाई हम आपके यहाँ मेहमान बनकर आएंगे। तो मेहमान नवाजी करने की जगह मैकबेथ उनका कत्लेआम कर देता है। ठीक है, तो ये है डंकन की कहानी। और मैल्कम जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैल्कम ऑब्वियसली वो he was the inheritor of the throne, he was the heir apparent to the throne. But once Macbeth kills Duncan, Malcolm
किंगडम छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, उसको ऐसा डर लगता है कि अगर मेरे पिता का कत्ल हो सकता है तो शायद मेरा भी हो जाए। ठीक है, तो वो भी भाग जाता है। और उसके बाद है मैकडफ। अब देखिए, नाम के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैकबेथ, मैकडफ, क्लियर। एक्चुअली ये जो मैक जो नाम है ना, मैक, ये स्कॉटिश जो लोग होते हैं उनके नाम के आगे यूजुअली मैक लगता है। तो अगर आपको किसी का नाम ऐसा सुनाई पड़े तो आप उसे जरूर पूछिएगा कि क्या आपके एंसेस्टर्स स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, सो स्कॉटलैंड, स्कॉटिश पीपल का यूजुअली नाम मैक से होता है, तो मैकडफ। अब मैकडफ ये कौन है जनाब? ये हैं एक और जनरल। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके हाथों मैकबेथ जी का जो है कत्ल होता है प्ले के एंड में। मैकडफ मैकबेथ के ऊपर शक करने लगता है तब से, जब से कि किंग डंकन का मैकबेथ ने मर्डर किया होता है। सो फ्रॉम द टाइम दैट मैकबेथ किल्स डंकन, from that very time Macduff is suspicious of Macbeth, right? So ये उसके ऊपर शक करने लगता है और तभी से इसको ये जो है मैकबेथ के खिलाफ साजिशें रचना शुरू करता है। बैंको को भी मैकबेथ मरवा देता है बिकॉज विचेस ने ये प्रोफेसी किया था। वो हम देखेंगे सीन 3 में कि मैकबेथ के लिए तो उन्होंने प्रोफेसी की थी कि भाई यू विल बी थेन ऑफ क्लैमस, थेन ऑफ कॉर्डर एंड किंग हियर आफ्टर। लेकिन उन्होंने बैंको को भी निराश नहीं किया था। विचेस ने बैंको को भी बहुत सारे मतलब प्रोफेसीज की थी, तीन की थी। तो वो प्रोफेसीज भी हम बताते, लेकिन वो मेन प्रोफेसी ये थी कि उन्होंने बैंको को ये कहा था कि भाई तुम तो राजा नहीं बनोगे, मैकबेथ तो बनेगा, जैसे कि उन्होंने मैकबेथ को बोला था। लेकिन तुम राजा, तो तुम्हारे वंशज राजा होंगे। ठीक है, ऐसा जो चुड़ैलों ने उनको उसको बोला था। ठीक है, चुड़ैलों ने उसको ये बात बताई थी। तो इसीलिए मैकबेथ ने बैंको को भी साफ कर दिया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अरे बैंको के बच्चे राजा बनेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भाई मैं राजा बन रहा हूँ तो मेरी औलादे भी तो राजा बननी चाहिए। तो इस डर से उसने बैंको को भी ऑफ कर दिया था। ठीक है, अब बचे कौन? मैल्कम। ठीक है, तो मैल्कम की तो बात हमने बताई थी आपको कि मैल्कम किंग डंकन के बेटे थे। तो ये 6 कैरेक्टर्स इस प्ले में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्ट 1 सीन 1 की समरी में। एक्ट 1 सीन 1 की समरी ये है कि जो जनाब मैकबेथ है ये बैटलफील्ड में है और ये रिबेलियन यानी कि इनके खिलाफ जो राजा के खिलाफ रिबेलियन हुआ था उसको ये सप्रेस करते हैं। मैकडॉन वॉल्ड ने किया था, उसको ये मार देते हैं, नेवल से लेके सर तक का काट देते हैं और उसको तलवार पे लेके पूरे बैटल में दिखाते हैं। तो ये पुराने जमाने में ऐसा होता था, दिस वाज अ काइंड ऑफ अ gesture that the army who won the battle, even Akbar did it. So they used to behead the enemy and take the head on the sword and go around the battlefield. तो ऐसा काम मैकबेथ ने भी किया था अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये रिबेलियन खत्म होता है दूसरा रिबेलियन शुरू हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते, कहते हैं ना बैती गंगा में हाथ धोना। तो धोया किसी ने हाथ, किसने धोया? धोया नॉर्वेजियन किंग ने। ठीक है, उसने भी राजा के खिलाफ साजिश की और मतलब उसने लगा कि चलो अभी तो बैटल खत्म हुई है, मैकबेथ और बैंको थक गए होंगे, तो चलो मैं रेबेलियन रेस कर देता हूँ, शायद मैं जीत जाऊं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। नॉर्वेजियन किंग का सपोर्ट थेन ऑफ कॉर्डर ने किया होता है, वो भी उसके साथ मिलजुल के इस बैटल में होता है। तो मैकबेथ एंड बैंको इन दोनों को डिफीट कर देते हैं। क्लियर। तो ये जो न्यूज है डिफीट की, मैकबेथ की जो ये बहादुरी की, ये जो जीत की न्यूज है, ये सार्जेंट लेके आता है डंकन के पास और उनको बताते हैं कि भाई सुनिए ऐसा ऐसी बात हुई है, मैकडॉनल्ड मारा गया है और साथ में ये जनाब भी कर रहे थे रेबेलियन, इनका भी काम तमाम कर दिया है मैकबेथ और बैंको ने। क्लियर। तो डंकन खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई इस बात पे तो इनाम मिलना चाहिए। क्या इनाम? वो कहते हैं मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना दो। अब ये आई ना पंच की बात यहाँ पर।
अब यहाँ पे ये है बात कि जो प्रोफेसी विचेस ने की होती है मैकबेथ के लिए कि हेल मैकबेथ थेन ऑफ कॉडोर, वो यहाँ सच हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी मैकबेथ बैटलफील्ड पे है, तो राजा जो होता है किंग डंकन, वो ये बोलता है भाई रॉस को कि तुम ये न्यूज़ जाके मैकबेथ को दे दो कि आज से वो थेन ऑफ ग्लैमिस तो था ही, साथ में वो थेन ऑफ कॉर्डर भी हो गया। ठीक है, तो अब रॉस जाते हैं न्यूज़ देने के लिए मैकबेथ के पास। इस बीच मैकबेथ लौट रहे होते हैं फॉरेस्ट की तरफ। रास्ते में उनको मिलती हैं चुड़ैलें। तो चुड़ैलें तो इसी मौके की तलाश में होती है ना कि मैकबेथ आए और वो मैकबेथ को अपने ट्रैप में लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो मैकबेथ को ट्रैप में लेना क्यों चाहती थी। देखिए, हर किसी को अपने फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, जैसे आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए होते हैं। क्लियर? मुझे भी चाहिए, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो माय चैनल। ठीक है, तो ऐसे ही जो विचेस होती है उनको भी, शैतान को भी ना अपने लिए कुछ फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। तो शैतान भी ऐसे लोगों को अपने बस में करता है जो कि एम्बिशियस होते हैं, जो किसी भी तरीके से सक्सेस पाना चाहते हैं, सही गलत में उनको कोई भेद नजर नहीं आता। तो यही देख के विचेस को लगता है कि भाई जो मैकबेथ है वो पोटेंशियल कैंडिडेट है जो हमारे रास्ते पे चलेगा। तो अगर आप एक्ट 1 सीन 1 का पहला वो सुने, जहाँ पर वो कहती है कि फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, यानी कि गलत ही सही है, सही ही गलत है। तो वो चीज़ ये फॉलो करती है। उनको लगता है कि मैकबेथ उनके इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करेगा। ठीक है? अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसने बैटलफील्ड में जिस तरीके से लड़ाई की होती है, मैकडॉनल्ड को बिना किसी उसके ऊपर कोई दया माया नहीं दिखाई होती है। उसको चीर देता है, फिर नॉर्वेजियन किंग को, थेन ऑफ कॉर्डर को डिफीट करता है। तो विचेस को लगता है कि नहीं भाई, इसके आदमी में दम है, इस तो दमदार आदमी को ही पकड़ना चाहिए इस काम के लिए। राइट? तो वो उसको रोकती हैं और उसको प्रोफेसी करती है। तो मैकबेथ को विश्वास ही नहीं होता है। वो कहते हैं थेन ऑफ क्लैमिस तो ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि हेल मैकबेथ थेन ऑफ क्लैमिस, वो तो ठीक है क्योंकि माय फादर वो सिनेल, सिनेल उसके बाप का नाम होता है। तो कहते हैं सिनेल मेरे पिताजी थे, जब वो चल बसे तो ऑब्वियसली मैंने उनकी जगह पे थेन ऑफ क्लैमिस का टाइटल इनहेरिट कर लिया। लेकिन थेन ऑफ कॉर्डर कैसे हो सकता हो? थेन ऑफ कॉर्डर तो अभी जिंदा है, अभी तो वो ठीक ठाक सा है, तो फिर मैं थेन ऑफ कॉर्डर कैसे हो सकता हूँ? और उसके बाद राजा, वो भी उसके लिए बड़ी अचंभे की बात होती कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? राजा भी तो अभी जिंदा है, और अगर राजा मरा भी तो भाई उसके बच्चे हैं, वो बन जाएंगे। तो मेरा सीन कहाँ क्रिएट हो रहा है? अब इसके बाद विचेस ने बैंकों को भी कहा होता है कि भाई तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। तो मैकबेथ तो उस बात को लेके भी सरप्राइज होता है कि वाह, मतलब बैंकों के बच्चे राजा। तो अब क्या होता है, ये चीज वो सुनते हैं और इसी बीच उनके दिमाग में वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं दोनों कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ताज्जुब हो रहा होता दोनों को कि क्या था, ये लोग कौन थे। तो जब तक वो लोग ये सोच रहे होते तब तक आते हैं रॉस, रॉस जिनको डंकन ने भेजा होता है कि भाई जाके ये मैसेज उनको दे आओ। तो फिर रॉस आते हैं और मैकबेथ को ग्रीट करते हैं, हेल मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर। तो मैकबेथ ऐसे चौंक जाता है कि भाई ये क्या, अभी तो विचेस बोल के गई थी, ये क्या, ये मुझे थेन ऑफ कॉर्डर क्यों बुला रहा है? तो वो रॉस को कहता है कि क्यों, तुम मुझे थेन ऑफ कॉर्डर क्यों बुला रहे हो, वो तो अभी हेलन हार्ट ही है। तो रॉस कहता है कि भाई ऐसा है कि आपने इतनी बहादुरी का काम किया है, तो किंग डंकन ने खुशी खुशी में आपको ये टाइटल दे दिया है, और थेन ऑफ कॉर्डर के लिए उन्होंने डेथ प्रोनाउंस कर दिया है। तो थेन ऑफ कॉर्डर का समय खत्म, मैकबेथ का समय शुरू। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैकबेथ के हृदय में अब करप्शन का सीड, करप्शन का बीज उगना शुरू होता है। उसे अब ये सारी प्रोफेसीज लगता है कि सच हो जाएगी। उसे लगता है यार थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डर तो सच हो गया, तो इसका मतलब कि मैं राजा भी बन सकता हूँ। फिर वो खुद से ही कहता है कि मेरे मन में मर्डर का थॉट क्यों आ रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मैं किसी को मर्डर करूं, किसी को किल करूं। ठीक है, फिर वो अपने आप को ही समझाता है। कहते हैं ना, जब हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियंस हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारा दिमाग हमें शॉर्टकट दिखाता है। तो यही चीज मैकबेथ के साथ हो रही होती है। उसका कॉन्शियंस उसको कहता है
कि भाई देखो, अगर तुम्हारी किस्मत में राजा बनना लिखा है तो तुम कुछ भी ना करो तो भी तुम राजा बन जाओगे। तो तुम सोच क्या रहे हो? ठीक है। और इसी बीच बैंको उसके चेहरे को देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि मैकबेथ किस तरह से ख्यालों में डूबा हुआ है। तो वो समझ जाता है कि भाई इतनी बड़ी चीज उसके लिए सच हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सोच तो रहा होगा कि मैं राजा भी बनूंगा। तो मैकबेथ को वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, तो ये है अब तक की कहानी। तो मैं अब आपको इम्पोर्टेंट स्पीचेस बताती हूँ जो कि एक्ट 1 सीन 1 में भी है और सीन 2 में भी। तो अगर आप फर्स्ट विचेस का देखें तो यहाँ पर आपको एंड में, जो एकदम सीन के एंड में उनकी स्पीच है, तीनों ऑल द थ्री टुगेदर से fair is foul and foul is fair, hover through the fog and filthy air। तो ये आपको सीन 1 में ही क्लियर हो जाता है कि इस पूरे प्ले का मोटो क्या है, ये पूरा प्ले किस प्लॉट के ऊपर चल रहा है। तो वो थीम यही है, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल। ठीक है, इसी के ऊपर चलता है कि मैकबेथ इसी मोटो को फॉलो करता है कि अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो फाउल को ही फेयर समझने लगता है, यानी कि गलत रास्ते को ही वो सही रास्ता समझने लगता है। एक्ट 1 सीन 2 में इंपॉर्टेंट स्पीच है सार्जेंट की। Doubtful it stood as two spent swimmers that do cling together and choke their art, the merciless MacDonald, worthy to be a rebel, for to that the multiplying villainies of nature do swarm upon him from the western isles। ये स्पीच भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सार्जेंट डंकन को बता रहा होता है कि जो मैकडॉन वॉल्ट है वो ऐसे फाइट कर रहा था कि जैसे कोई स्विमर अगर ड्राउन करने वाला होता है ना, तो वो पूरा दम लगा देता है अपना कि चोक ना हो और मैं मर ना जाऊं। वही काम मैकडॉन वॉल्ट कर रहा था कि वो पूरा दम लगा के लड़ रहा था। और उसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? आयरिश पीपल। उसको आयरिश पीपल सपोर्ट कर रहे थे। अब आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड का पहले पार्ट था, अब नहीं है। अब आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन जो जैसे कि हम जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ऑलराइट। तो उसके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ग्रेट ब्रिटेन जो है उसमें आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है एंड इंग्लैंड है। ये तीनों मिला के आपके यूनाइटेड किंगडम उस जमाने में होते थे। अभी क्या है, आयरलैंड अलग हो गया लेकिन स्कॉटलैंड अभी भी इंग्लैंड का पार्ट है, राइट। तो आयरलैंड आयरिश पीपल वर सपोर्टिंग, ये वो कह रहा था। Of curns and gallows glasses is supplied, and fortune on his damned quarrel smiling, showed like a rebel's war. And fortune like a quarrel smiling, rebel like showed like a rebel's war. That is war क्या होती है? Prostitute। तो वो कहता है कि किस्मत मैकडॉनवाल्ड का साथ ऐसे दे रही थी जैसे कि जो प्रोस्टिट्यूट होती है वो क्या होती है, उसका क्या रोल होता है? प्लेजर देने का रोल होता है, राइट। तो ऐसे ही वो कहते हैं किस्मत जो है मैकडॉनवाल्ड का साथ ऐसे दे रही थी जैसे कि प्रोस्टिट्यूट वो उसके ऊपर मेहरबान हो रही थी। उसके ऊपर उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा था, आयरिश पीपल का, कर्न्स का, इन सब का उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, उसको कहीं से कमी नहीं हो रही थी सपोर्ट की। इसके बावजूद कि मैकडॉनवाल्ड को चारों तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा था, फिर भी मैकबेथ एंड बैंको ने उसको हरा दिया। बट ऑल्स टू वीक मीन इतना होने के बावजूद वो कमजोर था। क्यों? फॉर ब्रेक मैकबेथ वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, वेल वेट मैकबेथ वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, मतलब कि मैकबेथ ब्रेव है और उसके लिए ये उपाधि बहुत मतलब उसके लिए ही बनी है ये उपाधि। Disdaining fortune with his brandished steel, which smoked with bloody execution। All right, तो वो अपनी तलवार से, ब्रांडिश स्टील ईयर मतलब तलवार से, तो वो किस्मत का भी मजाक उड़ा रहा था। डिस्डेनिंग फॉर्च्यून मींस ही वाज मेकिंग जोक ऑफ द फॉर्च्यून, ही वाज कॉर्निंग एट द फॉर्च्यून, ही वाज मॉकिंग द फॉर्च्यून बाय हिज ब्रेवरी। उसका कहने का मतलब है कि फॉर्च्यून कितना भी मेहरबान हो रही थी मैकडॉन वॉल्ट पे, उसको चारों तरफ से सपोर्ट दे रही थी, लेकिन मैकबेथ ऐसा लग रहा था कि अपनी ब्रेवरी से उसका भी मजाक उड़ा रहा था। which worked with bloody execution, तो उसने काफी स्लॉटर किया था, तो उसकी पूरी तलवार खून से भरी हुई थी। Like valor's minion carved out of his passage till
he faced the slave. All right. तो वो valor's minion means carved, मतलब वो बहादुरी के साथ, वो पूरी जैसे नहीं होता है कि आप चीरते हुए, तो वो चीरते हुए रास्ते को, क्रेव कार्विंग, कार्विंग मतलब चीरते हुए जा रहा था। और कहाँ पहुंचा? टू हिज स्लेव। किसके पास पहुंचा? मैकडॉनवाल्ड के पास। वो मैकडॉनवाल्ड को यहाँ पे स्लेव के नाम से रेफर किया जा रहा है। तो मैकबेथ जो है वो पूरी सेना को चीरते हुए, सबको मारते काटते हुए वो मैकडॉनल्ड तक पहुंच जाता है। till he faced the slave, which he never shook hands nor bade farewell to him. तो ना वो मैकडॉनल्ड से हाथ मिलाता है, ना वो मैकडॉनल्ड से कोई बात करता है। till he unseamed him from the nave to the chaps and fixed his head upon our battlements. वो क्या करता है? बिना एक शब्द मैकडॉनल्ड को बोले वो सीधे क्या करता है? उसकी नाभि से उसको चीरता है और सर तक चीर देता है। ठीक है, तो मतलब बिना उसको वार्निंग दिए, बिना उसको कोई धमकाए हुए वो सीधे जाता है, पूरी आर्मी को चीरता हुआ, सबको मारता काटता, और जाके सीधे मैकडॉनल्ड के सामने पहुंचता है और उसकी नेवल से लेके उसके सर तक उसको चीर देता है। फिर उसके सर काट के उसको बैटलमेंट यानी कि पूरे लड़ाई के मैदान में बीच में लटका देता है, जैसे कि पुराने जमाने में होता था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पीच है। उसके बाद एक और स्पीच जो मैं लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो है ये सार्जेंट जब उसकी बात बताता है नॉर्वेजियन किंग की, तो वो है सार्जेंट सेज that no sooner justice had with valor armed compelled these skipping kerns to trust their heels, but the Norwegian lord surveying vantage with furbished arms and new supplies of men began a fresh assault. So साजन कहता है कि no sooner justice had with valor armed, that is जब तक हमारी पूरी आर्मी ने बहादुरी के साथ ये पूरा बैटल विन किया, एंड कर्न्स को यानी कि आयरिश पीपल को भी फोर्स किया कि वो वापस जाएं। कर्न्स टू ट्रस्ट द हील्स मींस टू गो बैक, वो वापस उनको इतना फोर्स कर दिया, इतनी बुरी तरीके से हराया कि वो वापस जाने पे मजबूर हो गए। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि बट द नॉर्वेजियन लॉर्ड सर्वेइंग वांटेज, नॉर्वेजियन लॉर्ड सर्वेइंग वांटेज मींस नॉर्वेजियन लॉर्ड को ही वाज सीइंग दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। नॉर्वेजियन लॉर्ड को यहाँ पे एक मौका नजर आ रहा था। क्या मौका? कि with furnished arms and new supplies of men began a fresh assault. तो ये सब कुछ जब हो रहा था कि जब मैकबेथ पूरे आयरिश लोगों को वापस भगा रहा था अपनी बहादुरी से, वो लोग हार गए थे, तो इसी मौके का फायदा उठाया नॉर्वेजियन किंग ने और उसने क्या किया? एक नया रेबेलियन शुरू कर दिया। ठीक है, डंकन dismayed not this our captains मैकबेथ एंड बैंको। तो डंकन कहता है कि तो क्या ये इससे हमारे जो बैंको और मैकबेथ हैं वो मतलब बेचारे दुखी नहीं हो गए, डिसअपॉइंट नहीं हो गए कि यार अभी तो हमने एक लड़ाई खत्म की, अब ये क्या शुरू हो गया? तो सार्जेंट कहता है एज स्पैरोज ईगल्स और द हेयर द लायन। तो कहता है हाँ हुए वो डिस्टर्ब, लेकिन अगर जैसे कि एक शेर है, उसके ऊपर कोई चिड़िया आके बैठ जाए तो शेर कितना डिस्टर्ब होगा? ज्यादा नहीं ना। तो वैसे ये हुए डिस्टर्ब, ये थोड़ा सा इनको इरिटेशन हुई, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। If I say sooth, I must report they were as cannons overcharged with double cracks. तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो दुगनी शक्ति के साथ, जैसे कि कैनन जो तोपें होती हैं उनमें अगर आप फिर से बम डाल दें तो फिर से बचते हैं, वैसे ये लोग भी डबल तैयारी के साथ तैयार हो गए। ये नहीं कि ये हताश निराश हो गए कि अरे भाई अभी तो लड़ाई की थी दोबारा क्या हो गया, ऐसा नहीं। ये और जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। So they doubly redoubled strokes upon the foe, except that they meant to bathe in reeking wounds or memorize another Golgotha. I cannot tell, but I am faint. तो कहते हैं कि इन्होंने कैसी लड़ाई की कि अब पूरे की पूरी तरीके से इन्होंने छीछा लेदर मचा दी पूरे लड़ाई के मैदान पे। ऐसी मार काट बचाई कि जैसे गोलगोथा, गोलगोथा का रेफरेंस बाइबल में आता है। गोलगोथा वो जगह थी, इसको कहते हैं प्लेस ऑफ स्कल्स, याद रखिएगा ये की वर्ड है।
ये गोलगोथा का एक्सप्लेनेशन है। गोलगोथा वो जगह है, द प्लेस ऑफ मर्डर, सॉरी स्कल्स, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था। तो वो कहते हैं कि इतनी मार काट उन्होंने मचाई वहां पर, ऐसा लग रहा था कि वो उसको गोलगोथा की तरह फेमस करना चाहते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट स्पीच वो इंपॉर्टेंट है वो ये है, रॉस की। ओके, रॉस जब आता है, फ्रॉम 5 great kings where the Norwegian banners flout the sky and fan our people cold. Fan our people cold means that is I have come from 5. 5 is the place जहां पे नॉर्वेजियन किंग ने रिबेलियन रेस किया था और उसने अपना झंडा फहरा दिया था हमारे लोगों को ठंडा करने के लिए, मतलब उनका जोश ठंडा करने के लिए कि देखो मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम लोग अब मेरे अंडर पे हो। Norway himself with terrible numbers, assisted by that most disloyal traitor, Thane of Cawdor. तो नॉर्वेजियन किंग को कौन सपोर्ट कर रहा था? थेन ऑफ कॉडोर। Began a dismal conflict till that Bellona's bridegroom. अंडरलाइन इट, अगर आपके पास किताब है तो इसको अंडरलाइन कीजिए, बेलोनास ब्राइडग्रूम। ये एडजेक्टिव यूज करता है रॉस मैकबेथ के लिए कि जो नॉर्वेजियन किंग था उसने एक फ्रेश रिबेलियन किया और उसके सपोर्ट में आया थेन ऑफ कॉडोर। लेकिन जो हमारा बहादुर मैकबेथ था, पेलोना, पेलोना इज द गॉडेस ऑफ वॉर इन ग्रीक माइथोलॉजी। ठीक है, जैसे हमारे वहां है इंद्र भगवान है, ठीक है, वैसे ही गॉडेस ऑफ वॉर है बेलोना। तो यहाँ पे मैकबेथ को बेलोना का ब्राइडग्रूम यानी कि उसका दूल्हा ये करके कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना बहादुर था, इतना बहादुर था, ऐसे लग रहा था कि वो जो वॉर की देवी है उसका पति है। ठीक है, ऐसा लग रहा था, मतलब उसके अंदर भी उतनी ही शक्ति है। Lapped in proof, confronted him with self-comparisons, point against point, rebellious arm against arm, curbing his lavish spirit, and to conclude the victory fell on us. तो वो कहता है कि confronted him with self-comparisons. Self-comparisons means that with all the experience that he has, Macbeth, जितना भी इसका तजुर्बा था उसने सब इस वॉर में झोंक दिया। और कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, उसने यही किया, जैसे को तैसा, मतलब पॉइंट के लिए पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट एंड आर्म अगेंस्ट आर्म, मतलब कहते ना आंख की जगह आंख, दांत की जगह दांत, ऐसे उसने लड़ाई की। एंड कर्बिंग इज लैविश स्पिरिट, कर्बिंग इज लैविश स्पिरिट, दैट इज curbing his unrestrained spirit, and to conclude the victory was ours. So curbing his lavish spirit means उसके पूरे जोश को ठंडा कर दिया नॉर्वेजियन किंग के, और फिर बाद में क्या हुआ? जीत हमारी हुई। और यहाँ पे फिर पनिशमेंट क्या दी गई, ये स्पीच भी इंपॉर्टेंट है। रॉस दैट नाउ स्वेनो द नॉर्वेजियन क्रेव्स कॉम्पोजिशन। तो अब जो स्वेनो है, नॉर्वेजियन किंग का नाम क्या है? स्वेनो। तो अब वो हार गया, अब उसको लग रहा है कि मेरी जान चली जाएगी, अब ये लोग मार काट देंगे मुझे। उसको तो पता ही है उसने मैकडॉनवोल्ड को कैसे मारा, मैकबेथ ने पूरा चीर दिया। उसे लग रहा था भैया मेरे साथ भी ये ना हो, इसीलिए वो अब चाहता है कि भाई अब मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे शांति चाहिए। तो उसके सामने एक कंडीशन रखी गई। क्या कंडीशन रखी गई? नॉर वुड बी डेड ए बेरियल ऑफ हिज मेन टिल ही डिस्पर्स्ड एट सेंट कॉम्स इंच $10,000 टू अ जनरल यूज। ऑलराइट, तो वो कहता है कि हमने उसके सामने ये शर्त रखी कि वो अपने सैनिकों का बेरियल यानी कि उनका अंतिम संस्कार तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो सेंट क्लोम में $10,000 पे नहीं करता एज अ कॉम्पनसेशन। जब वो ये पे करेगा तभी हम शांति का प्रस्ताव उसका मानेंगे और उसको अलाउ करेंगे कि वो अपने सोल्जर्स को बेरी कर सके जो मर गए हैं, जिंदा को नहीं, तो शहीद हो गए उनको। अब डंकन क्या फैसला सुनाता है? वो ये सुनाता है कि नो मोर दैट थेन ऑफ कॉडर शैल डिसीव आवर बोसम इंटरेस्ट। तो वो कहता है कि अब मैं ये मौका थेन ऑफ कॉडर को दोबारा नहीं दूंगा कि वो हमें फिर से हमारे सीने में, बुजम, बुजम मीन्स हमारे सीने में चाकू घोंपे यानी कि धोखा दे। गो प्रोनाउंस हिज डेथ। तो थेन ऑफ कॉडर को क्या पनिशमेंट दी जाती है कि अब उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। एंड विद हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मैकबेथ। तो अब ये टाइटल किसको जाएगा? मैकबेथ को।
तो ये है सीन 2. ऑल राइट, एक्ट 1, सीन 2, सीन 1 एंड सीन 2 का समरी. तो अब हम कल शुरू करेंगे सीन 3 and I will explain it in Hindi and English as well, and we'll also discuss the important questions that can come for this. All right, so stay tuned in and wait for another episode. Thank you.